Hello, my name is Anjali Kumari. I am from IIT Kanpur. So let's get started. Kinematics एंड काइनेमैटिक्स में हम आज 1D मोशन पढ़ेंगे और ये इसका पार्ट फर्स्ट होगा. सो आज का फोकस मेनली इस टॉपिक पे रहेगा 1D मोशन पार्ट फर्स्ट ऑफ काइनेमैटिक्स. एंड आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज काइनेमैटिक, हम समझेंगे अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन हम बेसिक डेफिनेशन को आज कवर करेंगे जिस इंक्लूड करता है व्हाट इज मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, speed and velocity, uniform and non-uniform motion, what is average speed, average velocity and instantaneous velocity. And इन टॉपिक्स पे आए हुए क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस को. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो टॉपिक का नाम है काइनेमैटिक्स, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है. तो इन काइनेमैटिक्स We study ways to describe motion. तो हम काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं कि कैसे मोशन को डिस्क्राइब करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन. अब मोशन किस वजह से हो रहा है उसको जाने बिना. लाइक हम स्टडी करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि किस चीज की वजह से ये मूव कर रहा है. लाइक कोई फोर्स लगी होगी किसी टाइप की तभी ये मूव कर रहा होगा. बट काइनेमैटिक्स में हम फोर्स इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे. हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पे क्या क्या साइंटिफिक या फिजिकल फिनोमिनास हो रहे होंगे उसको हम पढ़ेंगे. ओके, तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई. एंड हम काइनेमैटिक्स में 1D पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन. सो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हम 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सिर्फ किसी एक ही डायमेंशन में मूव कर सकता है. एंड अगर वो उस डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, पंकज जैन, थैंक यू. रेक्टिलिनियर मोशन. सो ये काइनेमैटिक्स की बेसिक डेफिनेशन है. ओके, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है. एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप एक स्टेशन पे खड़े हो एंड स्टेशन से किसी स्कूल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स है. स्टेशन से कुछ दूर एक फैक्ट्री है. फैक्ट्री से इस स्कूल की डिफरेंस अराउंड 5 किलोमीटर है. अब फैक्ट्री पे खड़े हुए लोग कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ से स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है एंड स्टेशन पे खड़े हुए लोग कह रहे होंगे 2 किलोमीटर्स है. तो हम किसकी बात सुने? तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेम डिफाइन कर लेंगे कि हाँ अब हम यहाँ के लोगों की बात सुनेंगे. ओके, हम फैक्ट्री के लोगों की बात सुनेंगे कि स्कूल की डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, 5 किलोमीटर से मेजर करेंगे. ओके, तो किसी एक पॉइंट को या फिर किसी एक प्लेस को अपना ऑब्जर्वर बना लेना जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब ऑब्जर्व कर रहे हैं. उस पॉइंट से कोई भी चीज का मेजरमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. ओके, अगर इसी चीज को ऑब्जर्वर को अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. अगर इसी पॉइंट को अगर मैथमेटिक्स पे आ जाए तो इस पॉइंट को बोलेंगे अपना ओरिजिन. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैथमेटिक्स से बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये सब चीज एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रही है. अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज को फ्रेम चूज करें. ठीक है, वर्ल्ड में हजारों लोग होंगे एंड हजारों लोग स्कूल की अलग अलग डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे होंगे इस एग्जाम्पल में. तो किसकी बात को हम सुने, किसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए, फिजिक्स के अकॉर्डिंग. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. ओके,
फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, ठीक है, एंड वो इस साइड मूव कर रही है, इसकी साइड में एक दूसरी कार चल रही है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, एंड यहाँ पर एक इंसान खड़ा है। आपको इस कार के मोशन को स्टडी करना है, ओके, एंड आपके पास दो ऑब्जर्वर है, एक इस दूसरी कार में बैठा हुआ और एक स्टेशनरी एक जगह पे खड़ा हुआ। तो किसके अकॉर्डिंग आप मोशन को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाओगे? इस दूसरी कार में कोई ऑब्जेक्ट इंसान बैठा है, उसके पर्सपेक्टिव से आप इसका मोशन अच्छे से स्टडी कर पाओगे, या फिर ये जो स्टेशनरी इंसान खड़ा है उसके पर्सपेक्टिव से मोशन को आप इजिली स्टडी कर पाओगे? तो आंसर होगा कि ये रेस्ट में जो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से आप मोशन को स्टडी करोगे, ना कि कार में चलने वाली ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से आप मोशन को स्टडी करोगे। तो ये था अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो अभी मैंने डेफिनेशंस एक्सप्लेन करी थी, उसी के बारे में फिर से पॉइंट लिखिए। ओरिजिन क्या होता है? फिक्स पॉइंट इन स्पेस, जहां पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है उसको हम ओरिजिन पे कंसीडर कर देते हैं, ओके। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब इस ऑब्जर्वर ने किसी एक ऑब्जेक्ट को 2 किलोमीटर्स पे देखा, तो हम इसके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि वो कितने दूर पे है, तो ये इसका खुद का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हो गया, जिसमें हम पॉइंट्स को मेजर करते हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर, ये हमारा जिसके पर्सपेक्टिव से हम सारा वर्क कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। तो ये बेसिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में था। बट हम काइनेमैटिक्स 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो 1 डायमेंशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे वर्क करेगा? तो 1 डायमेंशन में हम जानते कोई एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो x या -x होगी, लेफ्ट राइट होगा, या फिर अप डाउन होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है, एंड बिकॉज डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है तो क्वांटिटीज के अलग अलग साइन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो लेने होते हैं। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस साइड मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो हमने डायरेक्शन अपनी साइड से डिसाइड कर ली कि अगर वो राइट हैंड साइड जा रहा होगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव हम साइन लेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड जा रहा होगा तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो 1 डायमेंशन में खाली 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, एंड क्वांटिटीज क्या कर सकती है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा होगा तो हम कैसे साइन लेंगे, हम ग्रेविटेशन फोर्स की? हम जानते हैं ग्रेविटी भी हमेशा नीचे की साइड खींचती है, तो हम अपनी मर्जी से ही कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसका पॉजिटिव साइन चूज कर सकते हैं, एंड अगर हम कोई चीज नीचे से ऊपर की साइड फेंक रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, किसी एक चीज को रेफरेंस माना, हमने ग्रेविटी किस साइड लगती है उसको रेफरेंस माना, एंड उसके अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डिसाइड कर दिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट 1 डायमेंशन में इस तरीके से काम आता है, ओके, वो साइन डिसाइड करने में हेल्प करता है। 2 डायमेंशन में अलग चीज हो जाती है, तो अभी हमें सिर्फ 1 डायमेंशन पे वर्क करना है। अब पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है, ओके। आपको डेफिनेशन वैसे पता होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चूजन फ्रेम में, ओके, जैसे इमेजिन करो आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपकी पैरेलली एक दूसरी ट्रेन चल रही है, एंड दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है। तो अगर आप दूसरी ट्रेन में बैठे हुए लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो आपके साथ ही बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, ओके। बट अगर आप ट्रेन से किसी बाहर के इंसान को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो मोशन में चल रहा है, आप रुके हुए हैं एंड वो मोशन में है। तो मोशन की डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज होती रहती है, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है।
तो मोशन की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज पोजीशन रिलेटिव टू चूजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एंड पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा? वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। एंड अगर हम मोशन का ग्राफ देखें, अगर कांस्टेंट मोशन हो रहा है तो वो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ये मोशन की डेफिनेशन हो गई। तो रेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी? रेस्ट की डेफिनेशन होगी कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे टाइम के रिस्पेक्ट में चूजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ओके, तो रेस्ट का ग्राफ क्या होगा? टाइम इंक्रीज कर रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, सो रेस्ट की डेफिनेशन एक और बार पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position remains unchanged, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, relative to a chosen frame of reference। हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया, हमने रेस्ट के बारे में पढ़ लिया, एंड हमने उनकी ग्राफ्स को समझ लिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा रेस्ट एंड मोशन का। अब पोजीशन से क्वांटिटीज निकल के आती है, एंड दो टाइप की क्वांटिटीज निकल के आती है, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर वो वापस आ गया 2 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 + 3 + 2 kilometers, which is 8 kilometer, 9 kilometer। सो डिस्टेंस क्या होगी? जितना भी इसने पाथ ट्रेवल किया होगा उसका एडिशन। तो ये डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? वेल, मैंने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट इस साइड गया 6 किलोमीटर, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, एंड देन वो रिटर्न बैक हुआ, एंड रिटर्न बैक होने के बाद वो यहां तक पहुंच गया, एंड उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया वो है 3 किलोमीटर। तो इस एग्जाम्पल से क्या आप टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, पहले वो 6 किलोमीटर ए टू सी गया, सो ए से सी, फिर 3 किलोमीटर वापस आया सी टू बी, सो ए से सी वो कितना गया? 6 किलोमीटर, एंड सी से बी आया वो 3 किलोमीटर, मतलब टोटल 9 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में है। इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा? ए, फाइनल पॉइंट क्या था? बी। तो हमें सिर्फ ये जानना होगा कि ए से बी कितना डिस्टेंस है, एंड वो कितना है? 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर्स होती है क्योंकि लेंथ है दोनों। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उस क्वांटिटी के ऊपर एरो का निशान लगा कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ओके, जहां पर x2 फाइनल पोजीशन है एंड x1 इनिशियल पोजीशन है। एंड हम क्योंकि वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो एक ही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पे वर्क कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर देखा जाए तो हमने भी यहाँ पर यही किया है। फाइनल पोजीशन क्या थी, 3 किलोमीटर्स। इनिशियल पोजीशन ए हमने उसको 0 कंसीडर कर रखा था, तो 3 माइनस 0 3 किलोमीटर्स। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज मतलब डिफरेंस, और यहाँ पर वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस तक मूव किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव किया, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है उस केस में। वेल मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव सब हो सकती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो एंड पॉजिटिव ही रह सकती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है कि ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ओके, एंड फिर वो बी से ए वापस आ गया एक्स डिस्टेंस कवर करते हुए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस हो गई x प्लस एक्स, दैट इज 2x। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इस केस में, ओके, सो ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ वहीं पर ही खत्म हुआ। तो अब फाइनल पॉइंट भी हमारा ए है, इनिशियल पॉइंट भी हमारा ए है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारी, जीरो हो गई। तो यस, ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है जहां पर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक चला, बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आई, वो जीरो आई, क्योंकि उसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। ओके, सो आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। सो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा मैग्नीट्यूड को बताती है, तो स्पीड की डेफिनेशन हो जाती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करती है स्पीड। वही वेलोसिटी डिस्क्राइब रेट एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था रेट क्या होता है फिजिक्स में, अगर किसी चीज से हम डिवाइड कर देते हैं टाइम को तो वो रेट कहलाता है। तो वेलोसिटी डिस्क्राइब करता है रेट एंड डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हमेशा एसोसिएटेड होगा इसमें, एंड बिकॉज वन डायमेंशन में हम वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्शन हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अभी हम आगे और कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को, बट अभी हम आगे चलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इफ द ऑब्जेक्ट कवर
equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. For example, मान लो आप बाइक राइड कर रहे हो एंड रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, तो मान लो आप 5 सेकेंड्स में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, अगले 5 सेकेंड्स में भी आप 3 मीटर्स कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में भी आप 3 मीटर्स कवर कर रहे हो, तो आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप कैसे मोशन में हो? आप यूनिफॉर्म मोशन में हो। बट अगर आप बाइक राइड कर रहे हो एंड रास्ते में बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक है, स्पीड ब्रेकर्स है, तो मान लो 5 सेकेंड्स के लिए आप 3 मीटर्स कवर कर पाए, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, आप सिर्फ 1 मीटर ही चल पाए, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में ट्रैफिक खुल गया, आपको अच्छा रास्ता मिल गया, आप 4 मीटर्स ही चल पाए, आप 4 मीटर्स चल पाए। तो आप क्या कर रहे हो? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बट टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Okay. If the object covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. Okay. तो अगर हम ग्राफ की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। अगर टाइम एंड पोजीशन का अगर हम ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से आप समझ जाओगे कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर ग्राफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इस टाइप का ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म मोशन का एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप क्लियर होगा आपको। अब हम आ जाते हैं, मैंने जैसे बताया था स्पीड एंड वेलोसिटी को आगे कवर करेंगे। तो नीट में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बार आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड by dividing total distance traveled by total time taken. फॉर एग्जाम्पल अगेन हम आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल पे। ओके, बाइक राइड कर रहे हो आप, हमने 5 सेकेंड्स के इंटरवल्स डिसाइड कर लिए। फर्स्ट 5 सेकेंड में आपकी स्पीड 3 मीटर्स, डिस्टेंस आपने 3 मीटर कवर किया। सेकेंड हाफ में आपने 1 मीटर ही कवर किया था एंड थर्ड हाफ में आपने 4 मीटर्स कवर किया। तो आपने अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग आपने डिस्टेंस कवर करी। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ओके, मतलब कि अगर ये ना बताना हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ना देनी हो कि मैंने पहले 5 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करी, दूसरे 5 सेकंड में मैंने इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो आप एक एवरेज स्पीड बता दोगे कि हाँ मैंने इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करी थी, तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, और जिसे मीन की तरह निकाला जाता है। तो कैसे निकालोगे हम? टोटल डिस्टेंस हमने जितना भी कवर किया है 3 + 1 + 4 एंड टोटल टाइम जो हमने लिया है 5 + 5 + 5, 8/15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी एवरेज स्पीड रही होगी पूरे जर्नी के दौरान। ओके, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एंड इसी बेसिक फॉर्मूलेस पे नीट या एम्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है एंड इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखा है एंड ये बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है, नीट 2023 पिछले साल ही आया था। एंड क्वेश्चन ये है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स half the distance with speed v and remaining distance with speed 2v
इट्स एवरेज स्पीड इज। तो आप देख रहे हो एवरेज स्पीड का जो बेसिक हमने फॉर्मूला लिखा था उस पे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो टोटल डिस्टेंस आपने एस कवर किया, एस बाय 2 डिस्टेंस तक आपकी स्पीड थी v एंड दूसरे एस बाय 2 डिस्टेंस तक आपकी स्पीड थी 2v। तो आपको कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड को मैं v एवरेज लिख दे रही हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इतना हमें पता था। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है s। टोटल टाइम कितना है, मान लो हमने फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करने के लिए t1 टाइम लिया, सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए t2 टाइम लिया, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। ओके, अब हमें t1 एंड t2 कैलकुलेट करने हैं कि वो कितना होगा। t1 एंड t2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया था। स्पीड किसके इक्वल होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v स्पीड में हमने s बाई 2 डिस्टेंस कवर करी थी t1 टाइम पे, तो यहां से t1 कितने के इक्वल आ गया, t1 आ गया s अपॉन 2v। सिमिलरली 2v स्पीड में हमने s बाई 2 कवर करा डिस्टेंस t2 टाइम पे, सो t2 किसके इक्वल आ गया, s अपॉन ये 2v नीचे आ जाएगा, सो 4v। अब ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दे तो s डिवाइडेड बाय t1 किसके इक्वल है, s अपॉन 2v। t2 किसके इक्वल है, s अपॉन 4v। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। विच इज 4v बाय 3। ये हमारा फाइनल एवरेज स्पीड है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जिसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, बट अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। सो फिजिक्स में एवरेज को बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी चीज के ऊपर एरो लगा हुआ तो वो वेक्टर हुआ, एंड किसी चीज के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो एवरेज। एंड जैसे एवरेज स्पीड इक्वल था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज ये वेलोसिटी है तो ये इक्वल होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब चेंज से होता है। ओके, तो यहाँ पर चेंज इन टाइम क्यों आ रहा है, अगेन हम अपने बेसिक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि टोटल 6 किलोमीटर्स था, ऑब्जेक्ट रिवर्स बैक आया बी टू सी 3 किलोमीटर्स। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होने के लिए कितना डिस्टेंस लगा था उसको।
ओके, चेंज इन टाइम का कॉन्सेप्ट इसलिए आया बिकॉज फिर हमें इतने ही टाइम इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो इसलिए मान लो पूरा टाइम उसने लिया यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए t1 एंड इतना कवर करने के लिए t2, तो हम पूरा टाइम नहीं ले सकते एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बिकॉज डिस्प्लेस तो इतना ही हुआ है। तो यहाँ पर जितना टाइम पीरियड लगा है सिर्फ हमें वही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर चेंज इन टाइम का कॉन्सेप्ट आया। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx अपॉन dt। अब हमने जब डेरिवेटिव्स पढ़ा था तो हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट, अगेन अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इसको बार बार यूज कर रही हूं मैं। ओके, सो ये हमने एक टाइम इंटरवल के लिए लिया था कि कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ये कितना डिस्प्लेस हो रहा होगा। अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब किसी एक पॉइंट पे आ जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा मतलब कोई एक, मतलब हमने सिंपली पूछा है कि थर्ड सेकंड पे क्या इसकी वो होगी, कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ओके, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब यही है कि दो पॉइंट का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है, मतलब वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जा रहा है। तो अगर जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये जो वेलोसिटी आ रही होगी बिल्कुल एक पॉइंट पे, इस वेलोसिटी को कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन टाइम कर्व है हमारे पास, एक्सटी कर्व है हमारे पास। ओके, हमें लाइक किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे t1 टाइम पे पूछ लिया कि कितना पोजीशन है, तो इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आई होप क्लियर होगा। किसी एक पॉइंट पे अगर आपसे पोजीशन पूछ ली जाए तो वहां पर जो स्लोप होगा, ये जो टेंजेंट लाइन होगी, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने वैसे ही बताया था कि dx by dt का मतलब क्या हुआ, xt ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ xt कर्व, एंड dx by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। सो xt कर्व का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ये चीज क्लियर होगी। तो अगर आपको कोई एक टाइम दे दिया जाए एंड आपको पोजीशन दे दिया जाए तो क्या आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, सिंपली हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसमें उस टाइम की वैल्यू डाल देंगे। ओके, सो एक्स से वेलोसिटी पे जाने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाने का फॉर्मूला क्या है, बस खाली टाइम की वैल्यू डाल देनी है हमें। अब ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बट मैंने इसको यूज किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हमारा पोजीशन टाइम कर्व है जहां पर इस एक्सेस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है, इस एक्सेस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है, एंड हमसे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। किस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dxt del xt डिवाइडेड बाय del t, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो ए बी सी डी कौन सा पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
इस चीज को ध्यान रखो, डेल्टा टी जहां पर सबसे ज्यादा छोटा होगा वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो अगर ये डी वाला सेक्शन देखा जाए तो वहां पर लाइक इतना बड़ा सी पॉइंट को देखा जाए, बी पॉइंट को देखा जाए एंड ए पॉइंट को देखा जाए, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4। तो कहां पर डेल्टा सबसे ज्यादा क्लोज टू जीरो हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही पास पास है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, कौन से पॉइंट पे है वो सी पॉइंट पे है। तो इसका मतलब कहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी अगर हम कैलकुलेट करें, सी पॉइंट पे। ओके, ये वैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको कर्व को देखकर बताना है कि किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इस केस में क्या है, सी पॉइंट है, मतलब कि स्लोप बहुत ज्यादा ही हाई है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने ग्राफिकली भी यहाँ पर समझ लिया है इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, अब हम आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर आया हुआ सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो नीट में आ सकता है, तो हम उसी को प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई AIPMT 2005 में। ओके, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी है। ओके, एंड इक्वेशन क्या है, a e raised to the power minus alpha t plus b e raised to the power beta t, जहां पर a, b, alpha and beta are positive constants. The velocity of particle will be, वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। एन ऑप्शन दे रखी है कि टाइम के साथ डिक्रीज होगी, इंडिपेंडेंट होगा अल्फा बीटा से, जीरो हो जाएगी अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, या फिर टाइम के साथ इंक्रीज हो रही होगी। सो चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि पोजीशन से वेलोसिटी में कैसे जाया जाए। तो अभी हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पोजीशन के टर्म्स में, dx by dt। अब सिंपली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एंड हमने सेकंड क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, एंड हमने क्वेश्चंस भी करे थे इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किए जाए। सो डिफरेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। e रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस अल्फा e रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी, प्लस बी बाहर आ जाएगा। e रेस टू द पावर बीटा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बीटा e रेस टू द पावर बीटा टी। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है, वो इसके इक्वल आ रही है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन को बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, क्या वेलोसिटी अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट हो रखी है, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं, इक्वेशन में हमें अल्फा बीटा दिख रहे हैं, वो कहीं से भी जीरो नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। तो एक काम करते हैं, हम अल्फा इक्वल टू बीटा पुट कर लेते हैं। तो मैं सारे बीटास को अल्फा से रिप्लेस कर रही हूँ। क्या ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए है एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में बी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब अपने इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं, डिक्रीज विद टाइम, इसका मतलब क्या, अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगी, या इंक्रीज विद टाइम, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को मैं वापस यहाँ पर लिख देती हूँ, माइनस ए अल्फा ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा
e raised to the power beta t। केस ले लेते हैं when time increase, ये एरो मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वांटिटीज देखते हैं, टाइम यहाँ पर है। ओके, जब टाइम इंक्रीज हो रहा होगा तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी कैसी हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। एंड ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। एंड बिकॉज जो टर्म डिक्रीज हो रही है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही होगी। मतलब डिक्रीज हो रही है एंड नेगेटिव साइन है तो उल्टा एड अप हो रही होगी इस टर्म के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है ओवरऑल, अगर दोनों टर्म को कंपेयर किया जाए, ओवरऑल इंक्रीजिंग। सो फाइनल आंसर क्या है? इंक्रीज विथ टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या रिलेशन आ रहा है। सबसे पहले तो काम हमने क्या किया, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, फिर ऑप्शन से देखा कि क्या पूछ रहे हैं, एंड देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया? इंक्रीज विथ टाइम। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंड ये क्वेश्चन नीट यूजी 2017 का है कि तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा है। सो क्वेश्चन इज, Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked up the station accelerator in time t1. Okay. उसने t1 टाइम लिया चलने में। On another day, if she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator take her in time t2. Okay. तो गिवन ये है, जब वो चल के जा रही है, वॉक कर रही है, तो वो t1 टाइम ले रही है, एंड जब वो एक्सक्लरेटर का यूज कर रही है तो वो टाइम t2 ले रही है। ओके, द टाइम टेकन बाय हर टू वर्क ऑन द मूविंग एक्सलरेटर विल बी। सो कितना टाइम वो लेगी टेकन बाय हर टू वर्क ऑन द मूविंग एक्सलरेटर, मतलब वो एक्सलरेटर पे चल रही है तो कितना टाइम वो लेगी। ओके, अगर उसकी वॉक करने की स्पीड इतनी, टाइम इतना ले रही है, एंड एक्सलरेटर चलने का इतना टाइम ले रही है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? द टाइम टेकन, हमसे टाइम पूछा है। ओके, तो वॉक करने में वो t1 टाइम ले रही है, एंड मान लो वो एक्सक्लरेटर से ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है हम मान लेते कि वो s है। तो कितने स्पीड में वो इस s डिस्टेंस को कवर कर रही है जब वो चल रही है? तो जब वो वॉक कर रही है तो वो मान लो v1 स्पीड कवर कर रही है, एंड वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? s, टाइम क्या है? t1। जब वो एक्सक्लरेटर का यूज कर रही है तो मान लो वो v2 स्पीड से चल रही है, s डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड t2 टाइम ले रही है। अब हमसे पूछा है टाइम टेकन, कितना टाइम वो ले रही होगी जब वो क्या कर रही होगी? एक्सेलरेटर भी चल रहा होगा एंड वो भी चल रही होगी, मतलब कि v1 प्लस v2 s डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एंड t टाइम लग रहा है, तो हमें ये t कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस t को कैसे कैलकुलेट करें? v1 और v2 की हमें वैल्यू पता है, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, तो v1 हमारे पास कितना है? s अपॉन t1। v2 कितना है हमारे पास? s अपॉन t2 डिवाइडेड बाय s अपॉन t। ऑल राइट, s कॉमन लेके कैंसिल, तो 1 अपॉन t हो गया, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। t कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो t किसके इक्वल आ जाएगा? t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। कौन सा ऑप्शन है?
सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में हमसे कह रखा था कि अगर प्रीति एक्सेलरेटर रुका हुआ है एंड वो सिर्फ वॉक कर रही है तो t1 टाइम ले रही है। एक्सेलरेटर चल रहा है एंड वो रुकी हुई है तो t2 टाइम ले रही है। तो हमसे टाइम पूछा गया था कि जब एक्सेलरेटर भी चल रहा हो और वो उस पे चल रही हो तो कितना टाइम लेगी, एंड वो टाइम किसके इक्वल होगा, t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। एंड ये इसका सॉल्यूशन है। कोई डाउट है आपको? आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है नीट 2019 उड़ीसा में। ओके, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 for a certain distance x with a constant velocity v2 for next equal distance. Okay, the average velocity v, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम डायग्रामेटिकली समझे तो ऐसा है कि x डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ एंड अगेन x डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर टाइम लग रहा होगा t1 एंड यहाँ पर टाइम लग रहा होगा t2। हमें v एवरेज पूछा है। ओके, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2। ओके, अब हमें t1 एंड t2 फाइंड करने हैं एंड वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 किसके इक्वल होगा, v1 इक्वल होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया x, टाइम कितना है t1। v2 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय टाइम t2 लिया है। सो t1 यहां से क्या आ गया, t1 आ गया हमारा x अपॉन v1। सिमिलरली t2 किसके इक्वल आ गया, x अपॉन v2। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, अपने v एवरेज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो फाइनल आंसर बताओ कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सिंपली आपको t1 एंड t2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड फिर ऑप्शन मैच करके देखना है कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो इसको अभी हम कर देते हैं कि मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। v एवरेज हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। इसको सिंप्लीफाई कर दे या ऐसे लिख दे एक बार, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एंड इनने v एवरेज को v से रिप्रेजेंट किया है, एवरेज वेलोसिटी v। रेसिप्रोकल ले ले हम, और ऊपर 2 भी है, 2 डिवाइड में लाके रेसिप्रोकल ले ले तो आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 2 बाय v। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस फॉर्म को ध्यान रखो क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे नीट में। सो ये क्वेश्चन क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a car moves with from x to y with a uniform speed v2 and returns to x with a uniform speed vd. The average speed, फिर से average speed हमसे पूछ लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये x है, ये y है,
इस साइड जाते टाइम टोटल स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी VU, एंड रिटर्न बैक होते टाइम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी VD। तो हमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही नहीं लग रहा? लास्ट क्वेश्चन में भी पहले x डिस्टेंस कवर किया था एक स्पीड V1 से, देन अगेन x डिस्टेंस कवर किया स्पीड V2 से, बस यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। लास्ट क्वेश्चन का आंसर याद है, 2/V एवरेज इक्वल था 1/V1 प्लस 1/V2। या यहाँ पर भी हम सेम यही फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज सिनेरियो सेम है, सिर्फ एक चीज डिफर हुई है, वो है डायरेक्शन डिफर हुई है, एंड हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो हमें उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही निकाल देते इस फॉर्मूले में पुट करके। सो 2 डिवाइडेड बाय V एवरेज, यहाँ पर V1 कितना दे रखा है, VU, एंड यहाँ पर V2 क्या दे रखा है, VD। इसको सिंप्लीफाई कर दे, बिकॉज इनने हमसे V एवरेज पूछा है, कोई फॉर्म मैच नहीं कर रही है। 2/V एवरेज इक्वल है VU VD प्लस VU प्लस VD। फ्रैक्शन हमने लेना सीखा था, सो V एवरेज किसकी इक्वल हो जाएगा, ये अगर इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो ट्वाइस VD VU डिवाइडेड बाय VU प्लस VD। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ये एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो अगर हमें डिस्टेंस सेम दे रखी है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसको एक फॉर्मूले की तरह आप याद रखो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, तो बहुत सारे स्टेप्स लाइक कैंसिल हो गए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान और बहुत फास्ट हो गया है। एंड हमें यही करना है कि हमें इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हम जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन दिखे तो हम उसे बहुत फास्टली एंड बिल्कुल करेक्ट हम आंसर निकाले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ कार moves a distance of 200 मीटर। ओके, सो कार 200 मीटर्स मूव कर रही है। It covers the first half the distance at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, फर्स्ट हाफ वो कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। सेकेंड हाफ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड हमें V एवरेज दे दिया। ओके, 48 किलोमीटर पर आवर है, एंड हमें V पूछा है। अभी तक हम इस चीज के ऊपर 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको देखते ही एकदम खुशी हो गई होगी कि अगेन सेम फॉर्मूला 2/V एवरेज इक्वल्स टू 1/V1 प्लस 1/V2। V एवरेज कितना है, 48, 1/V1 कितना है फर्स्ट हाफ 40। यूनिट्स देख लेना कि सेम है या नहीं है, वरना हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। एंड V2 क्या है, V, एंड हमें V कैलकुलेट करना है। सो क्या आप V कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, बस सिंप्लीफाई करना है, सारी चीजें हमें पता थी। सो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ओके, मैं यूनिट कन्वर्जन की बात कर रही थी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है हमें, तो कैसे चेंज करेंगे। तो हम ये यूनिट कन्वर्जन यहीं पर याद कर लेते हैं। ओके, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 या 100? 1000 मीटर्स होते हैं। एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो 60 सेकंड्स। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल हो गया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। इसको सिंप्लीफाई करा हमने तो 5/18 आ गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है
5/18 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज एग्जाम पे हम ये इस चीज पे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यूनिट कन्वर्जन में, तो ये हमें मेमोराइज करना है। ओके कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ओके तो कन्वर्ट करना इजी है, एंड यहाँ पर आप वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत ही नहीं है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ बस ट्रेवल फर्स्ट 1/3, ओके इस बार हाफ हाफ राउंड नहीं है, 1/3 ऑफ इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ओके तो एक बस है, हम मान लेते कि एस डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया है कि 1/3 मतलब कि 3 टुकड़ों में चलने वाला है क्वेश्चन, 1/3 मतलब कि S/3 उसने कवर किया है 10 किलोमीटर पर आवर पे की स्पीड पे। नेक्स्ट 1/3 मतलब नेक्स्ट S/3 डिस्टेंस उसने कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1/3 लास्ट सेक्शन उसने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके तो आपको डिटरमाइन करना है एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो जैसे क्वेश्चंस हम करते आ रहे थे उसी के टाइप का है, बस कुछ चेंज हो गया है। इस बार 2 पार्ट्स की जगह 3 पार्ट्स में चल रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पर इस पार्ट को कवर करने के लिए T1 टाइम लगा है, सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए T2 टाइम, एंड थर्ड हाफ को कवर करने के लिए T3 टाइम। तो अगेन एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? वी एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा? स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है? S। टोटल टाइम टेकन क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3। T1, T2, T3 की वैल्यू हमें चाहिए। सो T1 कैसे कैलकुलेट करोगे? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम सिंपली क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डायरेक्टली हम टाइम ही लिख देते हैं। T1 किसके इक्वल हो जाएगा? कितना डिस्टेंस कवर किया है? S/3, एंड कितना स्पीड था? 10 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। T2 किसके इक्वल हो जाएगा? S/3, एंड कितना स्पीड था? 20 किलोमीटर पर आवर, एंड T3 किसके इक्वल हो जाएगा? S/3 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। अब बस हमें क्या करना है? इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो वी एवरेज इक्वल हो जाएगा S डिवाइडेड बाय S अपॉन 30 प्लस S अपॉन 30 नहीं करना चाहिए था, 3 इंटू 10, बिकॉज हर जगह से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं अपनी। ओके इस छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखना है, एंड ये सब चीजें लाइक प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर डेवलप हो पाएगी। तो थ्योरम पढ़ो, एंड देन उसके ऊपर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करो, चीजें आसान हो जाती है। 3 इंटू 60, S कॉमन, 3 कॉमन, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/3 कॉमन, और भी क्या क्या चीज कॉमन आ रही है? 10 भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6। इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करके हम वी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वन अपॉन इंटू 10, तो फाइनल आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके ये ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो एवरेज वेलोसिटी का ही था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सबसे ज्यादा नीट में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो हमें ये ध्यान रखना है। एंड जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है, दैट इज dx/dt किसके इक्वल है? वेलोसिटी की इक्वल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वल है। सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे आज की क्लास में। तो आई होप आपको आज की क्लास कंप्लीटली क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में काइनेमैटिक्स वन डायमेंशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम आगे के टॉपिक लाइक एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे हम, कि उसके जो 3 इक्वेशन होते काइनेमेटिक वो कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।